Good morning to all of you. In my previous lecture, you have already studied cantilever. Cantilever, inverted cantilever, you can see here as well. Today's my topic is beam supported at its ends and loaded in the middle. You can see the figure. Here is a beam supported near at its ends by two knife edges K1 and K2. If loaded in the middle means weight is suspended in the middle, यानी हमने बीचों बीच इसके बाहर लटका दिया है, ये बीम है, तो बाहर की वजह से ये डिप्रेस होगी, झुक जाएगी और जो उसकी जो यूनिफॉर्म बीम की सिचुएशन हो सकती है इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। डिप्रेशन जो आया है पहले स्ट्रेट रही होगी, स्ट्रेट वाला हमने फिगर नहीं बनाया है, डॉटेड से हमने ये लाइन थी जब वेट नहीं लगाया था, तो ये स्ट्रेट थी यही बीम। जैसे ही वेट लगाया तो ये डिप्रेस हो गई या झुक गई है। कितनी झुकी है? स्मॉल डेल्टा से, इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ डिप्रेशन इन द मिडिल। हॉरिजॉन्टल से कहाँ तक आ गई? डेल्टा तक। अगर ये अपर सरफेस था फिर अपर सरफेस हो गया, तो हमने ये डेल्टा डिप्रेशन दिखाया। नाइफ एजिस के बीच की जो लेंथ है वो स्मॉल एल हमने शो कर रखी है, यानी बीम की लेंथ एल है। अप्रोक्सीमेटली किनारों पे थोड़े से छोड़ दिए हैं तो हमने यहाँ पे उतना ही दिखाया है। तो ये जो फिगर कैप्शन हमने लिखा है, ज़्यादातर बुक्स में फिगर कैप्शन नहीं लिखा होता है, आप फिगर कैप्शन लिखने की आदत डाल लीजिए। नॉलेज करना सबसे ज़रूरी होता है, उसके बाद लिखने की भी आर्ट आनी चाहिए। उसमें ड्राफ्टिंग होती है, जो हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, इंटरनेशनल बुक्स होंगी, उसमें आप नीचे फिगर कैप्शन भी देखेंगे। पिछले टर्म्स में अगर हमने नोट्स में फिगर कैप्शन नहीं लिखे हैं तो आप अपने हिसाब से लिखने की आदत बनाएं। तो हमने फिगर का कैप्शन लिखा हुआ है, बीम लोडेड इन द मिडिल, और इसी में आप अगर आगे बढ़ाना चाहें, एंड सपोर्टेड बाय टू नाइफ एजेस and supported by two knife edges at its end sides, क्योंकि एग्जैक्ट हमने एंड पे सपोर्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए हमने एट इट्स एंड साइड्स ये अगर हमने लिख दिया है तो ये फिगर कैप्शन कंप्लीट हो गया। ये हमने सेंटर को ओ से डिनोट किया हुआ है, ये K1 है, ये K2 है। बीम यूनिफॉर्म है, निश्चित रूप से इस वेट के रिएक्शंस K1 और K2 पे होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। W/2 का रिएक्शन K1 नाइफ एज पे होगा, ऐसे ही K2 नाइफ एज पे भी W/2 का रिएक्शन होगा। हम कैंटिलीवर पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर हम इसका हाफ पोर्शन देखना चाहें, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन आपका इन्वर्टेड कैंटिलीवर ही दिखाई दे रहा है। इसी को हमने फिगर 1B में यहाँ पे बनाया हुआ है। ये O था,
यहाँ पे W हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये L/2 लेंथ निश्चित रूप से दो पार्ट्स में बटी होगी, तो L/2 यहाँ आ जाएगी, L/2 यहाँ आ जाएगी, टोटल लेंथ L थी, तो यहाँ पे हमने L/2 लेंथ शो करी हुई है। ये रिएक्शन W/2 भी शो कर रखा है। यहाँ पे हमने नाइफ एज K की सिचुएशन मार्क करी हुई है, यू कैन सी इट, K2 की सिचुएशन, उसी को हमने इन्वर्टेड करा है। हमने फिगर ए में न्यूट्रल सरफेस नहीं शो करी थी, अब इसमें हमने शो कर दी है। ये न्यूट्रल सरफेस है, न्यूट्रल सरफेस, यहाँ पे हमने न्यूट्रल सरफेस बना दी। अब मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो न्यूट्रल सरफेस है बेंडिंग ऑफ बीम में, वहाँ न तो एक्सटेंशन होता है न कंप्रेशन होता है, न लंबाई में बढ़ती है न घटती है। जहाँ कर्वेचर साइड होता है वहाँ पे ये कंप्रेस होती है, जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है, यहाँ पे जो अपर मोस्ट सरफेस है इसमें सबसे ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा होगा, और जो यहाँ पे बाहरी सरफेस है ये इसमें एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आउटर सरफेस से अंदर वाली सरफेस की जो सरफेसेस को देखते जाएंगे तो उसकी तुलना में जो एक्सटेंशन है वो कम होता जाएगा। इससे कम एक्सटेंशन इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा, और न्यूट्रल सरफेस में ना कॉन्ट्रैक्शन ना कंप्रेशन होता है। ये सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है, इसके बाद इसके आगे वाली उससे कम कंप्रेस होती है। इसी तरीके से ये कम होते हुए जीरो कंप्रेशन पे पहुंचती है। ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन से जीरो एक्सटेंशन पे हम आराम से समझ सकते हैं। अगर हमने एक क्रॉस सेक्शन जैसा कि उसके केस में लिया था, कैंटिलीवर के केस में, उस केस में P पॉइंट हमने इक्विलिब्रियम और इसका बैलेंसिंग शो करने के लिए लिया था, वो हमने यहाँ पे लिया पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। इसका जो डिप्रेशन है, ये हमने जो डिप्रेशन यहाँ पे हुआ है वो हमने वहाँ नहीं शो कर रखा, यही शो करा, क्योंकि कैंटिलीवर समझ के हम इसके लिए एक्सप्रेशन अभी डिराइव करेंगे। तो ये वाई डिप्रेशन है, और ये हमारा जो जहाँ पे मैक्सिमम डिप्रेशन था वहाँ से लेके ये P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो x है। अगर ये टोटल लेंथ L/2 है, x इतनी कम हो गई तो ये बची हुई L/2 माइनस x होगी। फिगर 1 का B का कैप्शन हमने लिखा हुआ है, हाफ पार्ट ऑफ द बीम फ्रॉम पॉइंट P, या वेट W भी मान सकते हैं, टू एनी वन ऑफ द पॉइंट P नहीं लिखेंगे, वे पॉइंट W ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही शो कर रखा है, टू एनी वन पॉइंट ऑफ द नाइफ एजेस। P से लेके, हाँ P लिख सकते हैं, और P से लेके यहाँ तक है, से K2 इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड कैंटिलीवर। इन्होंने कहा कि ये इन्वर्टेड कैंटिलीवर के इक्विवेलेंट है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। इसके पहले मैं और बता दूं, आपके लैब में 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट बाई बेंडिंग ऑफ बीम भी है, यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन निकलेगा उसी को यूज करते हुए यंग्स मॉडुलस डिटरमाइन करने का है। तो दो तरीके से ये बेनिफिशियल है, एक तो थ्योरी पार्ट से भी है और प्रैक्टिकल पार्ट से भी। तो सबसे पहले हम इस फिगर को, अगर आपने समझ लिया है, हमारे एक्सप्रेशन निकालने के लिए इस फिगर की आधे बीम की ही जरूरत है, जो कि एक कैंटिलीवर को ही, इन्वर्टेड कैंटिलीवर को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसको मिटाई दे रहा हूं, और मिटाने से के बाद हम ये लिखते हैं कि इसमें क्या फिजिक्स लगेगी। हमने जो कपल है यहाँ पे जो बन रहा है, हमने समझाया था बेंडिंग मोमेंट समझाते हुए कि W × L - x आया था कैंटिलीवर के केस में।
यहाँ पे जो कपल ऑफ बेंडिंग या मोमेंट ऑफ बेंडिंग है वो W/2 ये W/2 हमने यहाँ शो कर रखा है और ये हमने डिस्टेंस ली है, डिस्टेंस हुई L/2 माइनस एक्स। जबकि कैंटिलीवर के केस में W इंटू L माइनस एक्स सीधे सीधे था। कैंटिलीवर की लेंथ उस समय L थी और वेट W था, बस इतना ये डिफरेंस आया। ये कपल कह सकते हो और मोमेंट ऑफ बेंडिंग, जब हमने बेंडिंग मूवमेंट पढ़ा था, ये तो एक्सटर्नल वेट आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जो डेवलप होता है, जो कि इस डिप्रेशन का, चेंज ऑफ शेप साइज का विरोध करता है, वो यहां से डेवलप होता है। एक क्लॉकवाइज कपल बनता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट मैग्नीट्यूड में वही होता है जो ये एक्सटर्नल वाला है। तो सिंपली हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि सिंपली बेंडिंग मूवमेंट ही बोला जाता है। जब हमें फिजिक्स समझानी होती है तो ये हमें याद रखना होता है कि ये इनसाइड से डेवलप हुआ है, जो कि शेप और साइज को रजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है, उसके शेप साइज को रिगेन करने की कोशिश में लगता है। तो इसका एक्सप्रेशन जो थ्योरेटिकली हम लोगों ने निकाला था वो y माने यंग मॉडुलस इनटू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इक्वेशन आपने पढ़ा था। तो YIG अपॉन R है और ये W/2 इंटू L/2 माइनस एक्स, ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसके इक्वल बना के इक्वेशन लिखते हैं। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, बिल्कुल वही लेके हम चल रहे हैं। ये तो हमने पहले ही से लिखा है। ये जो एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है ये हमने कैंटिलीवर में भी किया था। तो y इंटू IG अपॉन R इक्वल टू दिस। ठीक है, बहुत सिंपल ये टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिगर कैप्शन भी मिटाए दे रहा हूँ, आपको समझा चुका हूँ। फिगर कैप्शन हमने नोट्स में लिखा है, कीजिए, क्योंकि हमें जगह मिल जाएगी आगे एक्सप्रेशन बढ़ाने का। एक चीज़ और, आपने जब कैंटिलीवर वाला जो हमने यस्टरडे वीडियो डाला था उसमें आपने देखा था, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, 1/r इक्वल टू d2y अपॉन dx², दोबारा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वहीं से आप सीख लीजिए। ये हमने निकाला था। कैसे निकाला था एक बार फिर बता ही देते हैं। r इक्वल टू 1 + dy अपॉन dx होल स्क्वायर पावर 3/2। ये मैथमेटिक्स में रेडियस कैलकुलस में रेडियस ऑफ कर्वेचर चैप्टर है, उससे आता है। यहाँ पे हमको ये जानते हुए कि हम जानते हैं लिखना है। क्योंकि ये 1 के सामने dy अपॉन dx बहुत छोटा है, उसका होल स्क्वायर बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको निगलेक्ट करना ही पड़ेगा। हम निगलेक्ट कर देते हैं तो 1 बचता है। 1 की पावर 3/2 1 ही होता है, इसलिए सिंपली 1 अपॉन d2y अपॉन dx² जो कि पहले लिख रखा है वही हमें यूज करना है। जब हम इस इक्वेशन में 1/r इक्वल टू d2y अपॉन dx² लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इंटू IG इंटू d2y अपॉन dx² इक्वल टू W/2 इंटू L/2 माइनस एक्स, और d2y, ये y छोटा है, स्मॉल है, और ये जो y है ये यंग्स मॉडुलस वाला है, तो इसलिए कैपिटल Y लिखा है। d2y अपॉन dx² इक्वल टू W अपॉन, ये YIG नीचे जाएगा, 2YIG
इंटू L/2 माइनस एक्स। डिप्रेशन निकालना है, पहले y निकलेगा, जब x इक्वल टू L/2 रखोगे, जैसा कि उसमें किया था वैसे ही यहाँ भी होगा। ऑन इंटीग्रेशन वी हैव, ऑन इंटीग्रेशन we have, in similar way as you have already performed in cantilever, dy upon dx equal to w upon 2y ig means geometrical moment of inertia y ig, L/2 into 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का x²/2 प्लस C1 निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, एट x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे y भी 0 है और dy अपॉन dx भी 0 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ 0 रखोगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो C1 देयरफॉर C1 इक्वल टू 0, जहाँ C1 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं लिखूँगा नहीं, उसमें हम पहले कैंटिलीवर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये C1 0 हो जाएगा तो इक्वेशन इस रूप में बचेगी। हमारा पर्पस dy अपॉन dx नहीं निकालना है, हमारा पर्पस y निकालना है। तो ऑन फर्दर इंटीग्रेशन वी हैव, ऑन फर्दर इंटीग्रेशन we have, yeah, we get integration of dy upon dx is y, here w upon y ig, these are for a given beam constant. W you have applied is constant, Young's modulus of the beam is constant, geometry of the beam, that is length, width and thickness, are not changing, therefore moment of inertia, geometrical moment of inertia is not changing. L/2 variable is x integration x²/2, here x²/2, सेकेंड में 1/2 इंटू x इज x³ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। ये हमने ऑलरेडी बताया, एट x इक्वल टू 0, जहाँ पे डिप्रेशन सेंटर है तो यहाँ पे डिप्रेशन है ही नहीं, तो 0 है। जैसे जैसे हम किनारे की ओर जाते हैं वैसे वैसे डिप्रेशन बढ़ता जाता है एक स्लोप के साथ, और वो स्लोप dy अपॉन dx कहलाता है। तो हम लिखने को एक बार लिख देते हैं, एट x इक्वल टू 0, नोट्स में हमने लिखा ही हुआ है, y इक्वल टू 0, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करके भी आप एक इक्वेशन बढ़ाने को बढ़ा सकते हो, C2 इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन हम नंबर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कैंटिलीवर में कर चुके हैं, बस डिफरेंस क्या आ गया, w की जगह w/2 सब्स्टिट्यूट हो गया, l की जगह l/2 सब्स्टिट्यूट हो गया, सारी मैथमेटिक्स वही है। तो दिस इज द डिप्रेशन ऑफ द बीम एट x डिस्टेंस, ये y के लिए हमने निकाला है। अगर हम K2 जहाँ पे आपने नाइफ एज लगाया है वहाँ पे डिप्रेशन देखना चाहते हैं, या एक्चुअली डिप्रेशन K2 पे नहीं हो रहा है, डिप्रेशन यहाँ हो रहा है, ये डेल्टा यहाँ पे हमें उल्टे कैंटिलीवर में ये डिप्रेशन डेल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन यही डिप्रेशन ये है, सॉरी यहाँ पे नहीं, डिप्रेशन हम ये मान के चलेंगे तो ये डिप्रेशन डेल्टा यहाँ पे दिखाई दे, है ना, ये डिप्रेशन है सेंटर में, जो फिगर में हमने मिटाया था उसमें हमने डेल्टा शो कर रखा है, वही डिप्रेशन ये है डेल्टा। ये एक्चुअली निकाल हम कैंटिलीवर से यहाँ रहे हैं, बट दे आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में ये है, लेकिन हमने इन्वर्ट करके बनाया है तो यहां से निकाल रहे हैं। ओके, एट x इक्वल टू L/2,
क्योंकि वहाँ x इक्वल टू एल कैंटिलीवर में हमने सब्स्टिट्यूट किया था। अब एट x इक्वल टू एल बाई टू y इक्वल टू डेल्टा है, तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू w अपॉन 2yig l बाई टू एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया एल क्यूब बाई 16, यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 16 माइनस एल क्यूब एल बाई 2 का होल क्यूब करोगे एल क्यूब, पहले से 6 लिखा हुआ है और 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 48। जब आप सॉल्व करोगे इसको 48 एलसीएम लोगे तो ये 3l क्यूब माइनस एल क्यूब होगा, तो कितना 2l क्यूब बाई 48 आएगा, यानी l क्यूब बाई 24 होगा, और 2 पहले से लिखा हुआ है, तो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा, ये मैं मिटाए दे रहा हूँ, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, यू हैव टू वॉच द वीडियो विद योर नोट्स। Therefore, delta equal to depression in the middle equal to W upon 24 into 248 y into IG, और यहाँ से आ जाएगा ऊपर से L। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन है डिप्रेशन एट x, जो हमने x डिस्टेंस कंसीडर करी थी वहाँ पे है, और ये डिप्रेशन एट इट्स ईज, डिप्रेशन माने झुकाव, डिप्रेशन एट इट्स एंड्स कहते हैं, लेकिन एट नाइफ एजेस, नाइफ एज से ही हमने लेंथ कंसीडर, नाइफ एज K1 टू नाइफ एज K2, ये डिस्टेंस हमने L कंसीडर करी है, और जहाँ वेट आपने सस्पेंड किया है W, वहाँ से किसी भी नाइफ एज की, चाहे K1 की डिस्टेंस हो चाहे K2 की डिस्टेंस हो, वो L बाई 2, तो आपने 48yig रख लिया है। अब दो केस या दो बीम के लिए हम फॉर्मूला करेंगे, अब ये मिटा देते हैं हम, और ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका निकल आ रहा है। दो प्रकार की बीम हमने बताई थी, 2 kinds of beam are used in mechanical engineering, civil engineering, for making girders and beams in a building. I for a beam is 1, for a beam of rectangular cross section, उनके नोटेशन चेंज नहीं होते हैं, एक बार नोटेशन जो ले लिए जाते हैं वही नोटेशन थ्रू आउट हर जगह चलते हैं। अगर उसकी ब्रेथ b है, थिकनेस d है, लेंथ l है, तो IG का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, BD³ अपॉन 12 होता है। IG मीन्स ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिप्रेशन का एक्चुअल फॉर्मूला आएगा WL³ अपॉन 48 y इंटू IG जगह BD³ अपॉन 12 से ये 48 4 टाइम्स जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला होगा डेल्टा इक्वल टू, हालांकि आप जो बीम को आपने सस्पेंड करा था W सीधे सीधे तो होता नहीं, W इक्वल टू mg भी होता है, तो आप mg भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, mg W की जगह लिखा L³ अपॉन 4yBD³। This is the expression for depression of a beam loaded in the middle, supported
at its insides using 2 knife edges। ये डिप्रेशन का है। जो एक्सपेरिमेंट आप बेंडिंग ऑफ बीम करेंगे उसमें यहाँ तो सब्जेक्ट हमने डिप्रेशन को बना रखा है। डिप्रेशन तो आप स्पेरोमीटर से भी निकाल सकते हो। यंग्स मॉडुलस हमें पता नहीं कौन सी बीम है, पहली बार किसी न किसी तरीके से तो यंग्स मॉडुलस निकाले गए होंगे। उनमें से एक मेथड बेंडिंग ऑफ बीम से भी है। इसको सब्जेक्ट बना दीजिए यंग्स मॉडुलस y को, तो y इक्वल टू हो जाएगा mgl³ अपॉन 4bd³। y हमारा वहाँ जा चुका है, डेल्टा को यहाँ पे हमें निकालना है, तो y तो जा चुका है, 4 यहाँ रहेगा। ये इक्वेशन आपको यूज़ करनी होगी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। यंग्स मॉडुलस y निकालने के लिए आपको नीचे जो हैंगर से वेट लगाओगे उसकी वैल्यू है g, पहले से पता होता है। लेंथ बिटवीन द 2 नाइफ एजेस जो एक्सपेरिमेंट में होंगे, जब एक्सपेरिमेंट आएगा तब समझाएंगे, वो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में उसकी। लेकिन एक मेंटल प्रिपरेशन है, उसकी थिकनेस निकालनी होगी, मोटाई निकालनी है, यानी चौड़ाई, मोटाई चौड़ाई निकालनी है, थिकनेस और विड्थ और ब्रेड्थ दोनों निकालनी है। और डिप्रेशन स्पेरोमीटर से निकालना है, 4 पहले से पता होता है। ये सारी ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं और निकाल आता है। तो डिप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद एक दूसरे टाइप की बीम और होती है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, तो केस 2 भी हम ले लेते हैं। केस 2 फॉर ए बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये फॉर्मूला क्या होगा ये हमें करना है। ये यही इक्वेशन चेंज होके जाएगा। फॉर ए बीम ऑफ केस 2 और ए बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सिलिंड्रिकल वायर समझ लीजिए, सिलिंड्रिकल रॉड समझ लीजिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वही होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसके लिए ऑलरेडी पहले ही दिन हमने या दूसरे दिन जब इलास्टिक जो बेंडिंग ऑफ बीम कराया था, मैंने जिस दिन कराया था उस दिन हमने ये फॉर्मूले लिखे थे, आप रिवाइज करके देख सकते हो। πr⁴/4 होता है। तो ये जो इक्वेशन है मेन हमारी, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे, डेल्टा इक्वल टू WL³ अपॉन 48y, IG की जगह आप लिख सकते हो πr⁴/4। 4 से कितना हो गया 12। तो ये इक्वेशन आएगी WL³ अपॉन 12y इंटू πr⁴। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेट को mg लिखोगे तो डेल्टा इक्वल टू mgl³। ये बीम आपके लैब में नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको आपको करना है, वो करेंगे आप। ऐसी बीम है तो उसके लिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवाई जा सकती है, कोई प्रूविंग में आ सकता है, आप कर सकते हो। तो ये हमने बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड लोडेड इन द मिडिल कंप्लीट किया। अब हम लोग, जो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, आप जो वीडियो है, मेरा लेक्चर है, कुछ कम समझ में आया है, कहीं आपका ध्यान बढ़ गया है वीडियो देखते समय, तो आप रिपीट करके जब भी आपका मूड अच्छा हो, जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो और इसी टॉपिक को पढ़ने का मूड हो, तो आप दोबारा देखते हुए उसको समझते हैं। अब हम, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो गर्डर्स होते हैं, आपने रेलवे लाइन देखी होगी, तो ऊपर हम उसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। 3D फिल्म बनाना मुश्किल होता है, हमें उसका सैद्धांतिक बताना है कि ये यहाँ पे चौड़ा होता है और यहाँ भी चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये आई शेप कहलाता है। तो
ये आई शेप का क्यों बनाया जाता है? हमने तो फिगर भी बना दिया है, उसमें फिगर नहीं बना हुआ है। हमने गर्डर्स को कहाँ रखा जाता है? पिलर्स होते हैं, जब भी आप देख रहे हैं मेट्रो वाला बन रहा है, पिलर्स ही बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर फिर ढाला जाएगा, उसमें बीम डाली जाएंगी, और बीम यहाँ वेट आप नहीं भी लगाओगे तो भी वेट तो आएगा ही आएगा। जब ट्रेन निकलेगी तब झुकेगी तो वेट तो आएगा ही आएगा। तो वेट उसका अपने वेट से भी थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन होता है। और आप किसी बीम के डिप्रेशन के बारे में अच्छे से जानते हो कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन आउटवर्ड सरफेस का होता है और सबसे ज़्यादा कंप्रेशन इनवर्ड सरफेस का होता है। इसको यूँ करके हम समझ सकते हैं कि ये इसकी स्थिति बन जाती है, ये लंबाई में बढ़ जाती है वो आउटर सरफेस, और जो दूसरी वाली होती है वो इनर सरफेस कम हो जाती है। ये पिलर्स बने और ये वेट ऑब्वियस है, लटकाते नहीं हैं, अपना वेट प्लस और जो भी होती है तो उसकी वजह से ये लटक जाती है। तो अब आप इसमें ये भी जानते हैं कि इसमें एक न्यूट्रल सरफेस होती है। स्ट्रेस आप अच्छे से जानते हैं कि जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है अगर ज़्यादा है तो वही तो स्ट्रेस झेल पाएगा। तो स्ट्रेस को जैसे इंसानों को झेलना होता है वैसे ही इन मटेरियल्स को भी झेलना होता है। कहाँ ज़्यादा झेलना होता है? जो चाहे वो कंप्रेशन के रूप में हो, चाहे वो एक्सटेंशन के एलोंगेशन के रूप में हो, लंबाई में बढ़ने में हो। तो जहां कंप्रेशन और एलोंगेशन होता है, जहां स्ट्रेसेस मैक्सिमम झेलनी होती हैं, वहां हमें ज़्यादा मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल की ज़रूरत होती है। कहाँ? ऊपर और नीचे। बीच में न्यूट्रल में तो कुछ भी नहीं होता है, उसके पास में थोड़ा सा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसके ऊपर थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, लेकिन आगे जाने पे बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे हमारी मटेरियल कम है, कम से काम चलता है, यहाँ इसको स्ट्रेस झेलना ही नहीं है ज़्यादा, मिडिल पोर्शन को। इसलिए हम बीच में, चूंकि उसकी कॉस्ट भी घटानी है, इतना सारा मटेरियल हम यूज़ कर लेंगे अगर तो कॉस्ट भी उसकी बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे हम कम मटेरियल में काम चला सकते हैं वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो वहाँ पे हम कम मटेरियल पतला बना देते हैं। जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है वहाँ पे हम मोटा बना देते हैं। इसलिए जो गर्डर्स हैं वो बनाए जाते हैं आई शेप में। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, और जो लैंग्वेज में लिखा है यही सब फैला के डिफरेंट वे में इसका आंसर दिया है। मैं पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। फाइनल ये है, दिस इज डन बाय मैन्युफैक्चरिंग द girders with the section in the form of I so that the breadth at the above and lower faces may be sufficiently larger than that of inner parts। जो inner parts है वहाँ पे मोटाई की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, पतला बनाया जा सकता है। This saves quite a good amount of material without sacrificing the strength of girders। गर्डर्स की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तो जहाँ पे उसको मैक्सिमम स्ट्रेसेस का सामना करना है, जिस पोर्शन में मटेरियल को, वहाँ पे हम चौड़ा बना देते हैं। जहाँ पे उसको ज़्यादा स्ट्रेसेस का सामना नहीं करना है वहाँ हम पतला बना देते हैं, और इस तरीके से आई शेप की बनाई जाती है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को कराया। अब इस टॉपिक के साथ ही आपका जो इलास्टिसिटी का सिलेबस 3 पोर्शन में बटा हुआ था, उस पोर्शन को मैंने आपके सामने कंप्लीट किया। अब प्रॉब्लम्स की बारी है। पहला सेक्शन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशंस थे। तो आपके सामने जो जेसी उपाध्याय वाली बुक है उसमें जैसे ही इलास्टिक कांस्टेंट्स के रिलेशंस के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसमें कौन कौन से आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं ये हमने इसमें मार्क कर दिया है। आपको पहले सॉल्व
प्रॉब्लम्स करनी होंगी। सॉल्व प्रॉब्लम की प्रैक्टिस के बाद आप अनसॉल्व की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व प्रॉब्लम्स मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आपके पास नोट्स हैं। इसी के बाद जो दूसरा सेक्शन ट्विस्टिंग कपल्ड के पहले एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शियर, फिर ट्विस्टिंग कपल का फॉर्मूला, और वो जो दो हॉलो सॉफ्ट और सॉलिड सॉफ्ट में कौन स्ट्रॉन्गर है, ये जैसे ही ये टॉपिक्स ख़त्म होंगे उसके बाद इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व। इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वही इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बियॉन्ड एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं। पहले फर्स्ट राउंड में आप करना तो सीख लें, उसके बाद हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बाद में, जब आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी आपकी शुरुआत है और मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो वीडियो है वो बहुत सही नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आप करें, अन्यथा जो पिछड़ जाएगा फिर पिछड़ जाएगा। मैं डराना नहीं चाहता हूँ। ये बेंडिंग ऑफ बीम जो टॉपिक है ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में से माना जाता था। हमने बहुत ही आराम से इसको समझाने की कोशिश करी है। बच्चे उसको डिफ़िकल्ट मोस्टली मानते रहे हैं, लेकिन मैंने अब ये राज खोला जबकि आप अच्छे से उसको समझ चुके हैं। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। तो जब ये टॉरिशन ऑफ सिलेंडर या ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर का पार्ट ख़त्म होगा तो उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने मार्क कर दी हैं कौन सी करनी है। सॉल्व प्रॉब्लम्स वो भी मार्क कर दी हैं। और तीसरा पार्ट बेंडिंग ऑफ बीम सेक्शन का है, उसमें भी जो सॉल्व प्रॉब्लम्स आपके बुक में दी गई हैं वो आपको करनी है सॉल्व। फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपको 3 एक्सरसाइज इन्होंने चैप्टर नंबर 6 जो भी दिया हुआ है हमारे पास जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 है इलास्टिसिटी का। तो 6.1 में हमने सिर्फ 5 प्रॉब्लम अनसॉल्व में मार्क करी हैं, उन्हीं को आपको करना है। जब आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको हेल्प कर दूंगा। जब रिक्वेस्ट आएगी कि सर ये हमें एक्सप्लेन कर दीजिए तो सारी प्रॉब्लम्स एक किसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जब आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी आप उसमें यूट्यूब वाले में भी लिख सकते हो। हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब आप कर लें ईमानदारी से तभी। जब तक आप स्वयं अपने आप नहीं करके देखेंगे, यूं ही पूछने की कोशिश करेंगे, आपको गेन नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 6.1 में हमने 5 प्रॉब्लम करी हैं। एक्सरसाइज 6.2 में जो ट्विस्टिंग है सिर्फ 3 प्रॉब्लम अनसॉल्व करने को कहा है। हाँ, बेंडिंग ऑफ बीम में ज़रूर हमने 8 प्रॉब्लम कही हैं जो अनसॉल्व हैं, वो आपको करनी है एक्सरसाइज में। लेकिन ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं, हालांकि अभी हम डेरिवेशंस करा रहे हैं, जैसे ही मुझे कंफर्मेशन होगा तो कुछ डेरिवेशंस हम कम करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन इस बहाने आपने फिजिक्स पढ़ ली है तो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको स्वयं करने हैं। प्रॉब्लम आएगी तब मैं हेल्प करूँगा। जिन बच्चों ने जेपी अग्रवाल राइटर की बुक खरीदी है उनको हमने कौन से सॉल्व एग्जाम्पल्स करनी है, उसमें जो क्वेश्चन की जो संख्या है वो 1 2 आगे बढ़ती चली जाती है। वो 3 सेक्शन में बटी जरूर हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कौन सा नंबर करना है सॉल्व प्रॉब्लम वो हमने इसमें लिख दिया है। इसके बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कौन सी करनी है उस बुक में वो हमने मार्क कर दिया है। और इसकी भी सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब उसके बाद हम टेस्ट का सोचेंगे। जिसके टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करेगा और पिछड़ने वाला पिछड़ जाएगा। और मैं उसके बारे में अभी नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना शुरू करें, वीडियो देखें, लेक्चर नोट्स देखें, उसके बाद बुक के भी आगे पीछे जाएं। कुछ फार्मूले हमने नोट्स में लिख दिए हैं, कुछ फार्मूले हम लिखने से छूट गए हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन है, इनके फार्मूले हैं जो कि प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं, उन फार्मूलों को भी आपको यूज़ करना है। हाँ, एक फार्मूला
हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे जो टॉरिशनल ऑसिलेशंस हैं उसके लिए। जब कोई भी पेंडुलम, टॉरिशनल पेंडुलम पढ़ा है, यूँ होता है अगर कोई बॉडी किसी रूप में किसी भी शेप में हो, जैसे कि हमारा ईटा मैक्सवेल नीडल है, उसमें लंबी लंबी है, जब ये ऑसिलेट करेगी तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका फॉर्मूला होता है T = 2π√I/c, जहाँ पे I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बेंडिंग ऑफ बीम का नहीं है। मूवमेंट ऑफ, ये इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल नहीं है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जो रोटेटिंग बॉडी है चाहे वो किसी शेप में हो, ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी। और सी आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो, ये है टॉरिशनल रिजिडिटी। जिसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था C = η πr⁴/2l। एक सिलेंडर जिसकी लेंथ L है, इसकी रेडियस R है, इसका जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है, तो उसके लिए फॉर्मूला। तो इस पर डिपेंड करता है, ये टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आने का मतलब है धीमे से ऑसिलेट करेगा, ज़्यादा टाइम में ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो बहुत ही मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगा। लेकिन C अगर ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम आएगा, C अगर कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा। मैं समझता हूँ कि आज का कंप्लीट हुआ। अब इसको करेंगे, आप करते रहेंगे। नेक्स्ट में हम जो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स है उसको शुरू करेंगे, और ध्यान से आप सुने। मेरा लेक्चर ख़त्म होता है।